हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको हिंदी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 20 टॉपिक बताएंगे, जो कि हर साल सातों मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आते हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश बताएंगे, जो कि 10-10 नंबर का आता है। साहित्यिक परिचय बताएंगे, लेखक का, कवि का साहित्यिक परिचय बताएंगे, कहानी बताएंगे, और खंड काव्य जो है आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। ठीक है, संस्कृत का गद्य बताएंगे, संस्कृत का पद बताएंगे, 14 नंबर का आता है। साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियां बताएंगे, अपठित गद्यांश बताएंगे, शब्द युग्म बताएंगे, अनेकार्थी शब्द बताएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएंगे, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध। निबंध 9 नंबर का आता है, न कि 6 नंबर का। ठीक है, तो इतना चीज आज हम आपको बताएंगे। यह हिंदी का मॉडल पेपर है, समझ लीजिए कि यह मॉडल पेपर है। इसी टाइप से जिस तरफ से आप मैंने बताया है उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही आएगा। इतना ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आ गया हमारा खंड क बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 10 नंबर का आता है। ठीक है, जो कि 10 नंबर का आता है। तो पहला है प्रेमचंद्र का उपन्यास है, कौन सा है? गोदान है। आपको गोदान का आंसर लगाना है। दूसरा है आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि सही आंसर है। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया गया था, हरिशंकर परसाई जी ने किया था। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने किया था। यही इसका हरिशंकर ने हरिशंकर होगा, हरिशंकर गलत हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चौथा है हमारा मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय, किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। ठीक है, पांचवा अष्टाक्षर के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो यह कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चौथा क्वेश्चन 2015, 20 और 24 दोनों में आया है, तीनों में आया है। ये 15 और 18 दोनों में आया है। छठवां है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? इसमें से हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के हैं, महादेवी वर्मा भी छायावाद की हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी छायावाद युग के कवि हैं। इसमें केवल अज्ञेय जी हैं जो कि छायावाद युग के कवि नहीं हैं। सातवां है दूसरा तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो यह 1959 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तारसप्तक का प्रकाशन, इसको आपको याद कर लेना है। आठवां क्वेश्चन है अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, तो 3 सप्तकों की संख्या है। नौवां है हरी घास पर क्षण भर, कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, 10वां है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 5 नंबर का आता है। ठीक है, 5 नंबर का आता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मल होती है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये जो है राष्ट्र का स्वरूप से है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। 2012, 19, 20 और 24 में भी आया है। ठीक है, अभी इसका हम क्वेश्चन देखिए आखिर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन क्या है, और उसका हम सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन पहला जो है
पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपने लाइनिंग देखी होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। या पांचवा भी आ जाता है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, अथवा यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। ये रहा क्वेश्चन, इसका हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। आ गया हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश का सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट पहले हमें लिखना है भूमि का निर्माण और आवश्यक धर्म जो है, ये सबको पहले हमें लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है, हमें संदर्भ लिखना है, ठीक है, संदर्भ लिखना है। तो लिखना है हमें, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक। तो लिखना है पहले हमें, डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट है और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होता, वह राष्ट्रीयता निराधार है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म होता है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व को भी अधिकाधिक जानकारी रखे, ठीक है। ये रही जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो पूछा गया था, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहे और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि का विकृत न होने दे, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, वह निर्मल होती है, ठीक। पांचवा हो गया हमारा आंसर, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी होती है। तो ये जो हमारा आंसर था, जो चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन था, वो दोनों में से कोई एक आ जाता है। तो आप जो मैंने इसका सलूशन बता दिया, आप इसको अच्छे से लिखिएगा। क्वेश्चन तो इसी टाइप से आएंगे, तो आपको यही करना होगा, ठीक है। अब आ गया हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी हमारा 5 नंबर का आता है, ठीक। देखते हैं हम कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घर तिमीर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा काहे आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उलकंठा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जीव मधुमय संदेश। तो ये जो है हमारा श्रद्धा मनु से शीर्षक से पाठ है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या है। प्रयुक्त पद्यांश में शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो अभी हम आपको इसका सलूशन बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सलूशन बता रहे हैं हम आपको। तो ये रहा पहला आंसर। पहले हमको ये लिखना है कि कौन हो तुम और मधुमेह संदेश, लास्ट का अंतिम, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी
महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनुष्य शीर्षक कविता से अवतरित है। ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा आंसर। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है, तो हम बोलेंगे, देखिए हम बताते हैं आपको। मन श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो तुम। मन जो है श्रद्धा से यह प्रश्न करते हुए बोलते हैं। तो ये रही रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तीसरा जो है पूछा गया था, आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मन की ओर संकेत किया गया है। मन की ओर संकेत किया गया। तीसरा आंसर है। चौथा पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मन की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। मन में वेदना चल रही थी कि वह कौन है, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। और पद्यांश मन और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। ये रहा आपका महत्वपूर्ण पद्यांश का आंसर क्वेश्चन। ऐसे ही टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आपको ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वो प्रश्न करता है लेखक का जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। लेखक का जीवन 5 नंबर का आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आचार्य हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आता भी है, ठीक है। तो हम इनका आपको बताएंगे जीवन परिचय। तो पहले हमें जीवन परिचय डालना है और लिखना है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में। देखिए जो इम्पोर्टेंट, उसको आप ब्लैक पेन से या अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण इनका स्वर्गवास हो गया है। तो पहले आप लोगों को इतना जरूर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें लिखना है साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास और लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रति जीवन में गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित के निबंध लेखकों में अग्रण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डिलीट और पद्म भूषण तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। तो बस आपको ऐसे ही लिखना है। तो इनका चलिए रचना देखते हैं। इनका जो रचना है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। पहला जो है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और तर्क और आलोक पर्व, कल्पलता, इनकी ये रचनाएं हैं। आलोचना हम देखते हैं तो सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। इतिहास देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। उपन्यास में देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा भी है। इनकी अनुदित रचनाएं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और संदेश राशक। ये रही इनकी कुछ रचनाएं। तो आपको इन सबको याद करना है।
अब हम देखेंगे कवि का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन, तो हम देखेंगे अब पद में कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। पहले इनका हम जीवन परिचय देखेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चीर गांव के जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। इनके पिताजी खुद भी बहुत अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। उसके बाद 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। इसको आपको ऐसे ही दिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय क्या है, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। अब आ गया हमारा साहित्यिक परिचय। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इन्होंने काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की ही साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिनके फलस्वरूप इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य जो है पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है, अवार्ड मिला है। ठीक, भारत सरकार ने गुप्त जी को हिंदी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया है। तो ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। इनका क्या क्या साहित्य में रोल रहा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना ही पड़ेगा। अब हम इनका देखते हैं रचनाएं। हैं इनकी मैथिली शरण गुप्त जी की निम्न रचनाएं हैं। मौलिक रचनाएं जो है भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहसु। और अनुदित रचनाएं जो है मेघनाथ वध है, ब्रज भाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध। ये रही इनकी रचनाएं। तो अब हम अगला देखते हैं। तो खंडकाव्य जो है आपको अपने अपने जिला का याद करना है। प्रयागराज आलूबुरिंद खंडकाव्य का जो गांधी जी का चरित्र चित्रण आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस गांधी जी का चरित्र चित्रण का वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर डाला है, आप जाकर देख लीजिए। और आप साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रयाग वाली 02 को सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सके, ठीक है। अब आ गया हमारा कहानी जो है क्वेश्चन था कि बहादुर कहानी का उद्देश्य हमको लिखना है। ये 2014 में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सब में आया है। तो आज हम आपको इस कहानी का उद्देश्य बताएंगे आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें पढ़ना है। आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद्र की कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत जी हैं, अग्रणी हैं। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी जो है मध्यम वर्गीय में नौकरी करने वाले बहादुर नाम का एक पहाड़ी लड़के पर आधारित है। एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते हैं, बल्कि सामान्य मध्यम वर्ग के लोग भी इस कार्य में पीछे नहीं हैं, वो भी श्रम का शोषण करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, ऊंच नीच के
ऊंच नीच के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोग पश्चाताप का अनुभव करते हैं और स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं हैं। मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देता है। तो ये रही बहादुर कहानी का उद्देश्य। क्या होता है कि अमीर के साथ साथ मध्यम वर्ग के जो परिवार है वो नौकरों के साथ शोषण करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि हमें एक समान रहे, समानता का अधिकार सबको है, किसी के साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये रहा बहादुर कहानी का उद्देश्य। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहादुर कहानी का सारांश जो है जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर आएगा, तो आप उसको देखिएगा। और हमने उसका पंचलाइट कहानी का सारांश डाला है, वो भी एनिमेशन वीडियो के द्वारा, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं। हमें लिखना है, बताना है अच्छे से। इसका पहले हम आपको अनुवाद बता देते हैं। धन्योयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावनाओं को उत्पन्न करने वाली और मनुष्य को प्रसन्न करने वाले जनमानस पावनी यानी सभी मनुष्य को प्रसन्न करने वाले भवभद्र भावनी यानी उच्च भाव को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह सूर भारती जो हमारी शुद्ध समूह को उत्पन्न करने वाली, प्रशिवनी उत्पन्न करने वाली हमारी सूर भारतीय संस्कृति है। विद्यमान साहित्य में संस्कृत साहित्य, यह संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम हमारा रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखी गई है। यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। यमेव भाषा सर्वसम आर्य भाषणम, यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। भाषा जो विधि है, गौरव में विद्वानों की व्यापकता से छुपी नहीं है। भाषा की प्रसिद्धि संस्कृत गौरव की जो है बहुविज्ञानों यानी कि किसी के भी व्यापकता से और छिपी नहीं है। इसकी दृष्टि संस्कृत गौरव दृष्टि जो है सब सच ही कहा है आचार्य गुरु दंडी जी ने। संस्कृत नाम देवी की देवताओं की वाणी, जो संस्कृत भाषा है देवताओं की वाणी है। तो ये रहा आपका अनुवाद। अब हम देखते हैं संदर्भ। हमको पहले ऐसे ही लिखना है। संदर्भ लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संस्कृत भाषाएं महत्व नाम से पाठ के नाम से अवतरित है। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा सा मैंने अच्छे से नहीं बताया अनुवाद, लेकिन हमने यहाँ पर अनुवाद अच्छे से लिख दिया है। तो हम बताते हैं आपको अनुवाद। यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाले, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में यानी विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ और चारों वेद और सारे उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। किसी को भी अज्ञात नहीं, सबको ज्ञात है।
संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य सर्वश्रेष्ठ दंडी जी ने ठीक ही कहा कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी, देवताओं की वाणी कहा गया है। तो ये रहा आपका अनुवाद, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश जो है 7 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पद्यांश, परोक्ष कार्य हंत्रम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जते तादृश्य मित्र विस्कुंभ पयोमुख। इसका हम आपको संदर्भ अनुवाद दोनों बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले हमको ऐसे लिखना है, अब उसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर हमको अंडरलाइन करना ताकि लेखक को, टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुवाद। तो पहले परोक्ष कार्य हंत्रम, इसका देखेंगे अर्थ हम, जो पीछे कार्य को नष्ट करने वाला हो। और देखेंगे प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और सामने प्रिय वचन बोलने वाला हो। वर्जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए। वर्जते, त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार विस्कुंभ पयोमुखम, जिस प्रकार दुग्ध से भरे हुए विष रूपी घड़े का परित्याग कर दिया जाता है। जो दूध में अगर विष है तो उसका हम परित्याग कर देते हैं ना, तो उसी प्रकार से हमें ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जो हमारी पीठ पीछे बुराई करे और हमारे सामने प्रिय वचनों को बोले। तो ये रहा हमारे संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। हर साल आता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां। 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका जो अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसका वाक्य प्रयोग जो है, आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपने उल्लू सीधा करते हैं। कुछ भी करते हैं, अपने उल्लू सीधा करते हैं वोट के लिए आजकल के नेता। दूसरा है ईद का चांद होना, अधिक दिनों में दिखाई देना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग है, विपिन भाई जब तुम इंजीनियर बने तो ईद का चांद हो गए, तब से तुम जल्दी दिखाई ही नहीं देते। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा है, आता है। अब आ गया हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो है, किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां के नारी समाज पर निर्भर करती है कि नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती है, वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्व स्थान था। उसमें भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति के प्रतीक मानी जाती हैं। जीवन के लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है। ये नारी रूपी देवियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते थे। अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों का पूजन होता है। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं मिलेगा उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। ये रहा क्वेश्चन, जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक लिखना है। जीवन के लिए तीनों महत्वपूर्ण है। सरस्वती देवी विद्या और धन शक्ति की प्रतीक मानी, जिनके लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा जी, ठीक है। ऊपर ये तो गद्यांश का शीर्षक निर्धारित किया गया है, कीजिए। तो जो श्रद्धा मनु पाठक है वहां से अपठित गद्यांश को लिया गया है, लेखक ने लिखा है, तो आप इसको लिखिएगा। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में है। तो ये रहा आपका इस दृष्टिकोण से भारत वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये रहा आपका तीनों आंसर। तो आप लोगों को अच्छे से इसको कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं, शब्द युग्म। आ गया हमारा शब्द युग्म।
शब्द युग्म है। पहला है क्वेश्चन की पुरुष और परुष क्या है, तो पुरुष हो गया तो नर और परुष हो गया कठोर, तो ये रहा आपका आंसर। दूसरा है कि गृह और घर में क्या था, ग्रह जो है नक्षत्र होता है और गृह जो है घर यानी सदन, तो आपको ये करना है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अगला देखते हैं। अनेकार्थी शब्द पूछा जाता है 2 नंबर का, ये है अंबर। अंबर का अनेकार्थी शब्द आकाश और वस्त्र होगा। और कर का जो है, कर का ओला, हाथ, टैक्स, किरण, कार्य करने का आदेश और हाथी की सूंड, ये रहा कर का अनेकार्थी शब्द। अगला देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जीत लिया, जितेंद्रिय। जीवित रहने की उत्कट इच्छा, जिजीविषा। जीवित रहने की उत्कट इच्छा कहते हैं जिजीविषा, ठीक। अगला देखते हैं। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, तो ये सही नहीं होगा, वाक्य संशोधन में करना है, लिखना है मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। दूसरा है सीता ने पुस्तक लिखा, सीता एक स्त्रीलिंग है, तो ये गलत है, तो सीता ने पुस्तक लिखी, ये रहा आपका सही आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला देखते हैं। अब आ गया हमारा रस। हमें कौन सा रस लिखना है, उसमें क्वेश्चन आता है, तो हमने हास्य रस का उठाया है। हास्य रस को उठाया तो लिखना है हमें, पहले हमें लिखना है कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। फिर लिखना है विचित्र वेशभूषा, वाणी और चेष्टाओं से हमारे हृदय में जो विनोद की भावना होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। जिस तरह से लिखा आप उसी तरह से लिखना। इसका उदाहरण हम देखेंगे। बड़े वेग से शौचालय को भागे रघु मामा, पर नाड़े में गांठ पड़ गया खुल नशा का पैजामा। ये बातें जो हंसने की है तो हास्य रस हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। अब आ गया छंद। हमें दोहा छंद करना है। दोहा छंद हमने उठाया तो लिखना है हमें दोहा छंद 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके छंद के पहले एवं तीसरे में 13-13, दूसरे एवं चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इतना होता है आपको। तो इसका उदाहरण लिखना है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरंग को सुख होई, ठीक है। तो ये रहा आपका उदाहरण, आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। अब आ गया हमारा अलंकार। उपमा अलंकार हमने लिया है, ट्यूशन था तो उपमा अलंकार ले लिया। आपको जो अलंकार पसंद आया आप वही कीजिए। हमने रस छंद अलंकार का तीनों वीडियो एक ही साथ अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है, तो आप जाकर देख लीजिए। लिखना है काव्य में जहाँ 2 व्यक्तियों, वस्तुओं और दशाओं के गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है पीपर, पात, सरिस, मंडोला। ये रहा आपका उपमा अलंकार। तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक। अब आ गया हमारा जो 19वां नंबर है। हमें क्वेश्चन किया गया है, पूछा था कि बढ़ते संक्रामक रोग की थाम हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हमें इसी तरह से लिखना है। पहले लिखना है सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज, जहाँ के हैं आप वही के लिख दीजिए, ठीक है। विषय जो हमारा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव, दवाइयों की कमी हो रही है, तो हमको इतना लिखना है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं। लिखना है महोदय, मैं आपका ध्यान क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इतना आपको पहले लिखना है। लिखना है पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, मलेरिया, टीबी यानी क्षय रोग तथा पीत ज्वर से संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं, चरम सीमा पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, ठीक है, निरंतर बढ़ रही है। लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव के कारण डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों का इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयाँ इतने ऊंचे मूल्य में मिल रही हैं कि आम जनता इसकी पहुंच से बाहर है।
दवाइयों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगी है तो ठीक है। इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। बीमार लोग आते ही जा रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी दवाइयों का इलाज नहीं हो पा रहा है, दवाइयाँ ही नहीं मिल रही तो होगा कहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अतः शीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज और समय पर मिल सके और समय रहते स्वस्थ लाभ ले सकें। फिर लिखना है धन्यवाद, जो तारीख को आप लिख रहे हैं वो लिखना है, फिर भवदी आपका नाम लिख देना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके लिखना है और इस तरह से आपको जो भी पत्र आए उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। जिस तरह से जिस फॉर्मेट में लिखा गया है लिखना है आपको, ठीक है। और मैंने पत्र का भी वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो जाकर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया हमारा लास्ट आतंकवाद समस्या और समाधान, ये 20वां नंबर है, लास्ट है, जो कि 2+7 यानी 9 नंबर का आएगा। 2 इसलिए है क्योंकि हमें रूपरेखा बनाना है, रूपरेखा बनाते हैं तो हमको 2 नंबर पूरा मिल जाता है। तो हमको इसी तरह से रूपरेखा बनाना, पहले हमको प्रस्तावना लिखना, हेडिंग अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारी चीज भूलेंगे नहीं, आप पूरा चीज लिख लेंगे। क्वेश्चन दिया गया था आतंकवाद समस्या और समाधान पर निबंध हमको लिखना है, तो हम बता रहे हैं आपको आखिर आतंकवादी बने कैसे, आतंकवाद के कारण क्या है, आतंकवाद का निवारण क्या है, उपसंहार, हमको इतना लिखना है जो कि 9 नंबर का आएगा, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का रूपरेखा और 7 नंबर का लिखना है, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं प्रस्तावना। पहला आ गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें लिखना है आतंकवाद आज विश्व का सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन चुका है। यह न केवल निर्दोष लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आतंकवाद का प्रभाव केवल एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और तथा भय का वातावरण उत्पन्न करता है। आधुनिक युग में आतंकवादी संगठन अत्याधुनिक तकनीकों और घातक हथियारों का प्रयोग कर निर्दोष लोगों की निराशा बना रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम आतंकवाद की जड़ को समझें और इसके समाधान को प्रभावी उपाय खोजें। तो ये रहा आपका प्रस्तावना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हमें आतंकवाद कम करना है तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लिखना है निबंध, आएगा पेपर में 9 नंबर का, ठीक है। देखते हैं आखिर आतंकवादी बने कैसे भैया, किन कारणों से वो आतंकवाद बन गए, क्योंकि जन्म से तो कोई आतंकवादी होता नहीं है, वो भी एक बच्चा होता है, आम इंसान होता है, ठीक है। कुछ कट्टरपंथी युवाओं की अपनी विचारधारा से प्रभावित कर उन्हें आतंकवाद के दुनिया में ढकेलते हैं। कुछ कट्टरपंथी जो आतंकवादी होते हैं, युवाओं को अपनी विचारधारा से प्रभावित करके उन्हें आतंक की दुनिया में ढकेल देते हैं। कुछ गरीब बेरोजगार के कारण कुछ लोग धन और संसाधनों की लालच में आतंकवाद संगठनों में जुड़ जाते हैं। तीसरा है कभी कभी जातीय संघर्ष, धार्मिक तनाव तथा व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण भी लोग आतंकवाद की राह पकड़ लेते हैं। चौथा, अशिक्षित और असमझदार व्यक्ति आतंकवादी संगठनों की झूठी बातों में आकर उनके जाल में फंस जाते हैं। पांचवा है कई बार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ राजनीतिक शक्तियां भी होती हैं जो इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो ये रही आतंकवाद बने कैसे, उनकी कुछ न कुछ मजबूरी होती है, वो जन्म से आतंकवादी नहीं होते, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आतंकवाद के कारण क्या है। आतंकवाद फैलाने के लिए पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं। निम्न में से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में समाज में फैली असमानता और भेदभाव आतंकवाद को बढ़ावा देता है। किसी को हम समान ऊंचा नीचा भेदभाव जात पात सब मानते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते, उनके भावना का सम्मान नहीं करते, तो ये भी
सामाजिक कारण जो है हमारी आतंकवाद बनने की भावना को आप बढ़ावा देते हैं। दूसरा हो गया जाति धर्म। धार्मिक तनाव के कारण कुछ लोग आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा है युवाओं में बढ़ती निराशा असंतोष की भी आतंकवाद का एक कारण बन जाता है। नौकरी नहीं मिल रही, युवा को मर रहे हैं तो क्या करें, उनको जिस जिस लाइन उनको पैसा मिलेगा वही भागेंगे, तो इससे भी आतंकवाद की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा हो गया आर्थिक कारण। आर्थिक कारण गरीब, बेरोजगारी और आर्थिक विषमताएं आतंकवादी संगठनों को पनपने का अवसर देती हैं। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी नीतियां असफल हो जाती हैं और लोगों को गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। संसाधनों की कमी और आर्थिक संकट के कारण समूह हिंसक गतिविधियों को अपनाते हैं। यही सब कारण है कि आतंकवादी आखिर बनते क्यों हैं। ठीक है, अब हमारा राजनीतिक कारण। सत्ता संघर्ष के चलते कई राजनीतिक दल और संगठन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे सरकार जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कुछ देशों में की सरकारें गुप्त रूप से आतंकवादी विधियों का समर्थन भी करती है। अलगाववादी विचारधाराओं के कारण भी आतंकवादी संगठन बनते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना हमको जरूरी इंपॉर्टेंट है, लिखना है। आ गया चौथा तकनीकी और वैश्विक कारण। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी संगठनों का प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की आसान उपलब्धता से आतंकवाद को बढ़ावा मिल जाता है। साइबर आतंकवाद की एक नई समस्या बनकर उभरा है जो देशों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरनाक होता है। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, इससे भी आतंकवादी लोग बन जाते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक करिए वीडियो को। आ गया आतंकवाद का निवारण क्या है आखिर। पहला है सामाजिक उपाय। आतंकवाद का निवारण देखेंगे। पहला सामाजिक उपाय शिक्षा का प्रसार। शिक्षित समाज में आतंकवाद की जड़ें कमजोर पड़ती हैं। सही दिशा में शिक्षा देकर युवाओं को आतंकवाद से दूर रखा जा सकता है। सांप्रदायिक सौहार्द। जाति, धर्म और भाषा के नाम पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना आवश्यक है। इसको समस्या समाप्त नहीं करेंगे तो आतंकवादी ऐसे ही बनते चले जाएंगे, हमारा देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। युवाओं का मार्गदर्शन। युवाओं में सही दिशा में प्रेरित करने के लिए अच्छे रोजगार को अवसर उपलब्ध कराया जाए। अच्छे रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराया जाएगा, तभी युवाओं का मार्गदर्शन होगा, वो सही रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आतंकवाद का निवारण हो गया। दूसरा आर्थिक उपाय। पहला है बेरोजगारी को दूर करना। सरकार को युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं। गरीबी उन्मूलन है, जो गरीब और कमजोर वर्ग को सशक्त बनाकर आतंकवादी की जड़ को समाप्त किया जा सकता है। आर्थिक समानताओं को समाप्त करना। सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करने से आतंकवाद के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सब आपको लिखना पड़ेगा। आ गया कानूनी सैन्य उपाय। नंबर आतंकवाद का निवारण। सख्त कानूनों का निर्माण। आतंकवाद निपटने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाना। पुलिस और सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कराना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विभिन्न देशों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए। ये रहे उपाय निवारण। और अगला देखते हैं। आतंकवाद का निवारण हो गया। तकनीकी उपाय। सोशल मीडिया निगरानी। आतंकवाद के संगठनों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखना आवश्यक है। साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना। डिजिटल माध्यमों से होने वाले आतंकवाद रोकने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। तीसरा है इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करना।
गुप्तचर एजेंसियों को आतंकवादियों की योजनाओं को पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। तो ये रहा आतंकवाद का निवारण। अब इसका हम उपसंहार देखेंगे। अब हम देखेंगे उपसंहार। आतंकवाद का उपसंहार देखना है हमको, समस्या समाधान का उपसंहार। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इसे केवल एक देश या सरकार के प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी देशों को एकजुट होकर काम करना होगा। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए केवल सैन्य शक्ति का उपयोग पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों पर भी ध्यान देना होगा। तभी हमारा देश आतंकवाद मुक्त हो सकेगा। ठीक है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और आतंकवाद से मुक्त समाज बनाने के लिए हमें यह एकता, शिक्षा और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार की हिंसा से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह और अधिक जटिल बन जाती है। अतः हमें आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बंदूकें चलाने से आतंकवाद नहीं खत्म होगा। हमें विचारों की रोशनी से अंधकार को मिटाना होगा। अगर हमें अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराना है तो हमें इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। अगर हम इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाएंगे तभी हमारा देश आतंकवाद मुक्त होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो तो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो रहा आज हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये था मॉडल पेपर। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और 9 मार्च से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लो। ठीक है, ताकि यह वन शॉट लेक्चर था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन जो बहुत कम हो रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।